हेलो एवरीवन। आज हम स्वर संधि का आखिरी प्रकार अयादि संधि पढ़ेंगे। अयादि संधि की परिभाषा को अगर हम देखें तो उसमें लिखा है ए, ऐ, ओ और औ के बाद, यानी कि इन चार स्वरों के बाद या स्वर वर्णों के बाद कोई भिन्न स्वर आता है, कोई असमान स्वर आता है, कोई अलग स्वर आता है, तब क्या होता है? ए के स्थान पर अय, ए के स्थान पर आय, ओ के स्थान पर अव और ओ के स्थान पर आव हो जाता है। देखिए, आप इसे देख रहे होंगे, जैसे कल आपने जो संधि पढ़ी थी उसमें भी यहाँ पर प्लस से पहले जो वर्ण दिए थे उन्हीं में परिवर्तन हुआ था। सेम वैसे ही आज अयादि संधि में भी ऐसा ही हो रहा है कि प्लस से पहले वाले वर्णों में ही परिवर्तन हो रहा है। लेकिन कब हो रहा है? जब इन ए, ऐ, ओ और औ, इन चार वर्णों के बाद अगर कोई भिन्न स्वर आता है, तब ए के स्थान पर अय, ए के स्थान पर आय, ओ के स्थान पर आव और ओ के स्थान पर आव बन जाता है। यही अयादि संधि का शॉर्ट में नियम है। अब आप देखिए इसको उदाहरण के द्वारा। देखिए, नयन शब्द अगर आपके पास है तो उसके संधि विच्छेद क्या होगा? ने प्लस अन। ए के बाद आ, ने का परिवर्तन किसमें हुआ? अय में, नय, नम। आइए इसको हम एक रफ कॉपी पे लिख करके, रफ पेज पे मैं आपको लिख करके इसे समझा देती हूँ कि ये परिवर्तन किस प्रकार से होगा। बस आपको ध्यान ये रखना है कि अगर ए के बाद कोई भिन्न स्वर आया तो अय होगा, ए का अय हो जाएगा, ए का आय हो जाएगा, ओ का अव हो जाएगा और ओ का आव हो जाएगा। पहला शब्द आपको दिया है ने प्लस अन। अब वैसे तो हमें मालूम है कि नयन, ने प्लस अन बराबर नयन, लेकिन ये बना कैसे? देखिए, ने में से ए आपने हल किया और यहाँ से अ। ए के स्थान पे क्या होगा? ए के बाद कोई भिन्न स्वर आया है आ, तब ए के स्थान पर आय हो जाएगा, तो ए की जगह आय है। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है तो आप हमारे पास शब्द बना, इसको हम इसके स्थान पर परिवर्तित करेंगे। शब्द हमारे पास बचा है ना प्लस ए के स्थान पर आय हो गया, ना प्लस आय प्लस अन। अब ना जो है ये आपका ए हट गया तो हलंत हो गया, यहाँ पे स्वर रहित ना हो गया। ना में हमने आय प्लस किया तो क्या बना? ना या, और ये आपका ना या ना, नयन। शब्द आपका बना नयन। ने प्लस अन बराबर नयन। ए का क्या हुआ? आय, ए के स्थान पे आय हुआ। और ना में आपने ये स्वर प्लस किया। आपको पता है जब आधा व्यंजन होता है और उसके बाद कोई स्वर आता है तो वो उसमें मिल जाता है, और मिलने के बाद ये हलंत हट जाता है, ये आपका पूरा ना बन गया। तो ना ए, ना अय नए, नए और ना नयन, ये आपका शब्द बना। आगे देखिए, न प्लस अक। यहाँ से ए के बाद भिन्न स्वर है आ। अब देखिए, नियम में दिया है ए के बाद अगर कोई भिन्न स्वर होता है तो उसका क्या बनेगा? आय। क्या बनेगा? आय। तो ए के स्थान पे क्या हो जाएगा? आय। अब यहाँ हमारे पास क्या बचा है? ना हलंत सहित
और अक। अब ए के स्थान पे क्या हो गया, आए प्लस अक में से आ इधर आ गया, ये आपका बचा का। न प्लस हलंत सहित ना में हमने आ जोड़ा, ना प्लस आए बराबर नाए। ना में आ प्लस किया, हलंत हट गया, ये दीर्घ हो गया नाए, और का आपका ऐसे ही आ जाएगा, बना आपका नायक। ना प्लस आयक बराबर नायक। ए के स्थान पर ये आय बना है, ए के स्थान पर आय, ए के स्थान पर आय। अब नेक्स्ट वर्ण है आपका ओ। अगर ओ के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तब उसका क्या बनेगा, अव और ओ का आव। अगर आप इसे शॉर्ट में याद रखना चाहते हैं तो इधर आप 4 वर्ण याद रखेंगे, ए, आय, ओ और औ, और उसके बाद परिवर्तन होने के बाद क्या बनेगा, आय, आय, अव और आव। देखिए नेक्स्ट उदाहरण, पावन, इसका विच्छेद होगा पो प्लस अन। ओ के बाद भिन्न वर्ण आ आया है, ओ के स्थान पे क्या हो जाएगा, अव। ओ के स्थान पे अब हो जाएगा, यहाँ क्या बचा, प प्लस ओ के स्थान पे अव प्लस अन। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, चाहे तो आप इसको यहाँ हमने चेंज कर दिया, इसके साथ मिक्स कर दें, और चाहे आप इसे अलग से ऐसे भी देख सकते हैं। प प्लस अव प्लस अन, प में अव जोड़ा तो क्या बना, प प्लस अ पूरा हो गया, प हो गया, प वा में ये वाला आ प्लस किया, पूरा वा हो गया, और ना आपका ऐसे ही आ गया, पवन, पवन, पवन। अब देखिए यहाँ बीच में अगर आपको ध्यान से सुनाई दे रहा होगा, पव, अब की आवाज़ आ रही होगी, पवन, पव अवन, प अवन, पवन। तो ये इसलिए आवाज़ आ रही है क्योंकि ओ के स्थान पर अब हुआ है। नेक्स्ट देखिए ओ का उदाहरण, पावक, नायक, पावक। प प्लस अक, ओ के बाद अक, पावक। ओ के बाद भिन्न स्वर क्या आया है, अ, इसलिए यहाँ ओ का परिवर्तन होने के बाद क्या बनेगा, आव। आ में ये वाला आप अ प्लस करेंगे तो पूरा आ हो जाएगा। देखिए यहाँ बचा हमारे पास प प्लस ओ के स्थान पे परिवर्तन होके बना आव। अब ये आव पूरा कैसे बना है, वैसे तो आपने देखा होगा आधा आवा लिखा है यहाँ पर, लेकिन जब आव आधा है तो ये वाला आ इसमें प्लस हो गया तो पूरा आव बन गया, आव प्लस का। अब इस वाले पा में जब आपने ये वाला आ दीर्घ प्लस किया तब क्या बना, पा व क, शब्द मिला आपको पावक। ये देखिए चारों वर्ण आपके पास हो गए, ए से नयन, ऐसे न प्लस अक बराबर नायक, ओ प्लस अन बराबर पवन, ओ प्लस अक बराबर पावक। ये 4 शब्द इस प्रकार से आयादी संधि के अंतर्गत मैंने आपको बताए हैं। इसी तरह से आपको और भी बहुत सारे शब्द मिल जाएंगे, जैसे नाविक का भी देख लेते हैं। आइए, नाविक
इक, ना प्लस आव प्लस इक, ये भी इसी में आ जाएगा नाविक। देखिए नौ नाविक का बनेगा 9 प्लस इक। भिन्न स्वर आना चाहिए। अब यहाँ भिन्न स्वर क्या आया है, ओ के बाद इक, ओ प्लस इक। ओ के बाद जब भिन्न स्वर आया तो इसका क्या बनेगा, आव। ए आय ओ औ, आय आय आव आव, क्या बनेगा इसका, आव। देखते हैं क्या बचा, ना प्लस ओ के स्थान पे आव हो गया, और इधर ई को जब इसमें आप जोड़ेंगे तो ई की मात्रा आ जाएगी। चलिए इसको ऐसे लिख देते हैं अभी, एक। ना में आव जोड़ा, क्या बना, नाव। ना बराबर प्लस आ, नाव, और इक। अब छोटी ई है, अब वा में जब आपने छोटी ई की मात्रा लगाई तो हलंत हट जाएगा यहाँ से, और वा में छोटी ई की मात्रा इस तरह से लग जाएगी, और का ऐसे ही आ जाएगा। शब्द बनेगा आपका नाविक। तो आपके ये 5 उदाहरण बच्चे हुए अयादी संधि के। फिलहाल अभी मैं आपको इतना ही बता रही हूँ। देखिए कई बार हमें जो शब्द होता है उसको देख करके उसका अगर हम उच्चारण सही से करते हैं तो भी हमें ये आइडिया हो जाता है, ये अनुमान हो जाता है कि इसमें कौन सा वर्ण, किस वर्ण की आवाज़ आ रही है। जैसे न, यन, अयन, आय की आवाज़ आ रही है ना। ऐसे ही नायक, आयक, न प्लस आयक। अगर आप वैसे नहीं देख पा रहे हैं कि ए आ रहा है, क्या आ रहा है, तो आय की आवाज़ तो आपको आ रही होगी, न प्लस आयक, नायक। पवन, अन, पव, पव, अन, अव की आवाज़ आ रही है इसमें। पावक, प, आवक, पाव, आव की आवाज़ आ रही है बीच में। ऐसे ही नाविक, आव, इसमें आपकी आवाज़ आ रही है। तो आप एक बहुत ध्यान से पढ़ना एक अलग चीज़ है, लेकिन वैसे भी आप अगर इसको शब्दों का उच्चारण सही से करें तो भी आपको ये आइडिया हो सकता है कि इन शब्दों में इस तरह की आवाज़ आ रही है, तो ये अयादी संधि का ही उदाहरण होगा। और अगर आप इसका विच्छेद कर लेते हैं तब तो कोई बात ही नहीं है, तब तो गलती हो ही नहीं सकती। तो आपने देखा कि आपने स्वर संधि के 5 प्रकार पढ़े, जिनमें जो शुरू के 3 प्रकार थे, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, वो लगभग एक जैसे थे, और लास्ट के जो 2 प्रकार थे, अयादी संधि और कल हमने पढ़ी थी यड़ संधि, उन दोनों में बस एक यही मेन डिफरेंस था कि प्लस से जो पहले के वर्ण हैं, ए, ऐ, ओ और औ, प्लस से पहले के दोनों ही संधियों में प्लस से पहले के जो वर्ण है, परिवर्तन केवल उन 4 वर्णों में हो रहा है। और उसमें कौन कौन से थे, ई, छोटी बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, और री। तब भी परिवर्तन प्लस से पहले के 4 वर्णों में ही हो रहा था। तो इन दोनों संधियों में यही समानता है, इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है। तो आज हमारे स्वर संधि के जो 5 प्रकार थे वो पूरे हो गए। अब आपके पास इसमें से जितना हमने अभी पढ़ा है संधि के प्रकार, उसमें से आपके पास 2 क्वेश्चन बनते हैं कि संधि के कितने प्रकार हैं। अगर आपसे ये पूछा जाता है तो आप लिखेंगे सीधा सा, संधि के 3 प्रकार होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। और उसके बाद आप लिखेंगे स्वर संधि के भी 5 प्रकार होते हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि और अयादी संधि। इस तरह से आपका ये शॉर्ट आंसर तैयार हो गया। अगर आपसे पूछा जाता है वेरी शॉर्ट में, ये पूछ सकते हैं कि स्वर संधि के कितने उपभेद हैं या स्वर संधि के कितने भेद हैं, तो आप केवल इन 5 संधियों के नाम लिख देंगे, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि और अयादी संधि। तो बच्चों ये आपका स्वर संधि के 5 प्रकार आज कंप्लीट हो गए। और कल हम संधि का दूसरा प्रकार, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, या आपने स्वर संधि के 5 प्रकार पढ़े हैं, जो आज अंतिम प्रकार था। कल हम पढ़ेंगे व्यंजन संधि। जैसे स्वर संधि के अलग अलग उपभेद थे, अलग अलग संधियाँ थीं, वैसे ही व्यंजन संधि में भी बहुत सारे नियम हैं
उसमें संधि का नाम नहीं है। जैसे इसमें 5 प्रकार थे, पांचों के नाम थे अलग अलग, उसमें व्यंजन संधि के कुछ नियम दिए गए हैं। उन नियम के अनुसार हम व्यंजन संधि को पहचानते हैं। अब वैसे तो आपको ये मालूम है कि व्यंजन संधि किसे कहते हैं। व्यंजन संधि का अर्थ है कि व्यंजन वर्ण के बाद कोई व्यंजन आए अथवा व्यंजन के बाद कोई स्वर आए तो वहाँ पर व्यंजन होता है। और इसकी जो मेन पहचान है वो यही है कि व्यंजन संधि में जो पहला वर्ण होता है प्लस से पहले वाला जो वर्ण होता है वो हमेशा व्यंजन ही होता है, वहाँ स्वर नहीं हो सकता। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि अगर प्लस से पहले व्यंजन वर्ण है तो बाद में चाहे कुछ भी हो वो संधि व्यंजन संधि ही होगी, कोई और संधि नहीं होगी। पहले तो ये पहचान हो गई। अब वो शब्द या वो वर्ण किस संधि के अंतर्गत आएगा, किस नियम के अंतर्गत आएगा व्यंजन संधि में, ये आप तभी पहचान पाएंगे जब आप व्यंजन संधि के जो अलग अलग नियम है उनको आप याद करेंगे। तो उसमें हम कल नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी व्यंजन संधि के नियम। आज इतना ही। और इन सभी संधियों के प्रकारों को या स्वर संधि के 5 प्रकारों को आप समय से रिवाइज कर लीजिए, नोट कर लीजिए और वीडियो को जहाँ पे आपको समझ में नहीं आता उसे बार बार देखिए। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए, कल तक के लिए नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करिए। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।